हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? एकदम बढ़िया होंगे। चलिए, इन वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे आईसीआई मॉड्यूल्स के क्वेश्चन डिस्कस करना। हर एक वीडियो में एक एक चैप्टर उठाते जाएंगे और उसके आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे। बट ओनली प्री कंडीशन इज दैट कि आपका ये चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आएंगे। इज इट क्लियर? पक्का? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हेल्थ वेलनो is a Delhi-based charitable organization promoting healthy lifestyle amongst the office goers. It organizes free of cost programs to encourage and guide office goers on matters related to stress relief, yoga, exercises, healthy diet, weight management, work life balance and so on. इन सारी चीजों के बारे में वो अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा के ऑफिस गोअर्स को इन चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। मैनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आर टेकिंग सर्विसेज ऑफ हेल्थ वेलनो इन दिल्ली। बहुत सारे ऑफिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ वेलनो की सर्विसेज लेते हैं and make financial contributions to its cause, और कुछ ना कुछ डोनेशंस भी, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस भी करते हैं। The Health Wellno is able to generate sufficient fund to meet its routine expenses. Health Wellno चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव या नॉन प्रॉफिट मोटिव? ऑब्वियसली प्रॉफिट मोटिव। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा फाइनेंशियल, मतलब जितना उसको चाहिए अपना काम करने के लिए, उतना उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन क्या है? हाउ फार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज रिलेवेंट फॉर हेल्थ वेलनो? डिस्कस। कैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हेल्थ वेलनो के लिए जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। चलिए, अपना वही जो अपने नोट्स के अंदर भी था और आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर भी है, क्या कि हम लोग सबसे पहले आपको एक सिनॉप्सिस देना है, आपको एक ओवरव्यू देना है कि आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में आना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन एनपीओ एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद आया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगता है। तो इसके अंदर अपन ने अपने नोट्स के अंदर 3 पैराग्राफ थे। पहला पैराग्राफ क्या था? कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती है। कमर्शियल का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना और नॉन कमर्शियल का मोटिव होता है चैरिटी करना, एजुकेशनल पर्पस के लिए, हेल्थ पर्पस के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। आई होप आई एम क्लियर। सेकंड क्या है? देखो यहाँ पर भी ये लिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड एज कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट दे हैव। हेल्थ वेलनो कौन से के अंदर आएगी? प्रॉफिट मोटिव या नॉन प्रॉफिट मोटिव के अंदर? ऑब्वियसली नॉन प्रॉफिट के अंदर। सो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव क्या होगा? नॉन प्रॉफिट मोटिव है जिसका। व्हाइल नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में है ऑब्जेक्टिव्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनका ऑब्जेक्टिव कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होता है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। इनका मोटिव क्या होगा? चैरिटी करना। दे नीड टू एम्प्लॉय द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल्स टू एफिशिएंटली यूज देयर resources, generate sufficient surpluses and to meet daily expenses and achieve their objective। इनका काम क्या होगा? अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह यूज करना। जनरेट सफिशिएंट सरप्लस, मतलब जितना इनको पैसा चाहिए अपने डे टू डे वर्किंग को मैनेज करने के लिए उतना सरप्लस जनरेट करना। मीट अपने डेली एक्सपेंसेस को कवर अप करना एंड अचीव अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। बहुत ही इजी। इनफैक्ट मेनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आउट परफॉर्म। व्हाट डू मीन बाय आउट परफॉर्म? उनसे बेटर परफॉर्म करना। आउट परफॉर्म, उनको आउट परफॉर्म मतलब उनसे बेटर परफॉर्म करना। किनसे? बहुत सी बार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से भी बेहतर, अच्छा आउट परफॉर्म करना पड़ता है प्राइवेट फर्म्स एंड कॉर्पोरेशंस ऑन इनोवेटिवनेस, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन रिलेशन। इज इट क्लियर? मतलब 4 चीजों के अंदर ये बोलना चाह रहे हैं, 4 चीजों के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट फर्म्स, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। 4 चीजें कौन सी है? इनोवेटिवनेस, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन रिलेशन। यहां तक का आपने पढ़ा होगा। ये वाला जो एरिया है, दिस इज ऑफ जनरल नॉलेज। ये आपके आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर एज सच दिया हुआ नहीं है, बट यहाँ ये क्वेश्चंस में डिस्कस है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए पढ़ते हैं। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्थ वेलनो नीड्स टू कवर एस्पेक्ट सच एज, पहला जनरेट सफिशिएंट फंड्स, मतलब उनको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी किस रिगार्डिंग? पहला जनरेट सफिशिएंट फंड्स, उनको सफिशिएंट फंड्स जनरेट करने पड़ेंगे। क्यों? ताकि वो अपने डे टू डे जो वर्किंग है उनकी, उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। सेकंड, एफिशिएंटली रीच ऑफिस गोर्स। अरे उन लोगों का काम क्या है? ऑफिस जाने वाले लोगों को हेल्थ की, वर्क लाइफ बैलेंस की, स्ट्रेस रिलीफ की, योगा की, इन सारी चीजों के बारे में बताना। तो उनको ऑफिस गोर्स तो ढूंढने पड़ेंगे ना, तो इन लोगों को उस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जहां पर इनकी सर्विसेज ऑफिस गोर्स तक पहुंच जाए। सेकंड, प्रमोट इटसेल्फ टू कवर मोर ऑफिसेस। उनको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ऑफिसेस तक क्या कर पाएंगे? अपनी रीच बढ़ा पाएंगे। ये कैसे करेंगे? वन योर सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होती है उस तरीके से ये अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये लोग ज्यादा से ज्यादा ऑफिस तक, ज्यादा से ज्यादा ऑफिस जाने वाले लोगों तक कवर अप कर पाएंगे। इज इट क्लियर? लास्ट, हैव अ डीप कोलैबोरेशन विद हेल्थ एक्सपर्ट्स। अरे इन लोगों को योगा की फैसिलिटी देनी है ना, मतलब योगा के बारे में समझाना है, तो कौन समझेंगे? यहाँ पर मैं नहीं, योगा एक्सपर्ट्स। तो इन लोगों को लगातार योगा एक्सपर्ट्स वाले लोगों से भी क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेशन बिठा के रखना पड़ता है, ताकि जैसे ही वो प्रोग्राम होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट का प्रोग्राम ये लोग करवाएंगे, वो योगा एक्सपर्ट, योगा ट्रेनर आएगा और फिर वो सारे लोगों को बताएगा कि हम लोगों को करना क्या है। इज इट क्लियर? 100%। बहुत ही ईजी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डू गुड ग्रुप इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन नॉर्दर्न इंडिया वर्किंग टुवर्ड्स चाइल्ड केयर, वर्किंग टुवर्ड्स चाइल्ड केयर। द ग्रुप एजुकेट्स पीपल टुवर्ड्स इम्यूनाइजेशन, sanitization and works in coordination with local hospitals or medical centers. Recently, a new term has been taken over the management of its activities. Explain whether the tools of strategic management are relevant for the group. सोच के बताइए क्या इस ग्रुप के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की जरूरत है या नहीं है? डेफिनेटली है, बिकॉज वी नो दैट क्या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, सबको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। चलिए, द टूल्स फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस आर इफेक्टिवली बीइंग यूज्ड बाय नंबर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। वही बात बोल लिखी है, व्हाइल डू गुड ग्रुप में हैव social and charitable existence, still it has to generate resources, उनको पैसा रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, and use them wisely to achieve organizational objective, और उनको अच्छी तरीके से उनको यूज करना पड़ेगा ताकि डू गुड ग्रुप जो अचीव करना चाहता है वो अचीव कर सके। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी मैनेज स्ट्रेटेजिकली, ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव वेदर दे हैव प्रॉफिट मोटिव और नॉट, मतलब उनका प्रॉफिट मोटिव है या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज करने के लिए डू गुड ग्रुप या फिर कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। चलिए, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ डू गुड ग्रुप शुड एसेंशियली कवर, यहां तक जो था ये अपन ने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, बट ये अगेन वापस जो ये सारी चीजें, ये दिस इज अ जनरल नॉलेज, मतलब जनरल नॉलेज इट मींस कल को इन लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो अभी ये हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज की बात करें, अगर इसकी जगह एजुकेशनल दे दिया तो क्या होगा? तो आपको इन्हीं पॉइंट्स के अंदर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा के वहां पे वो आंसर लिखकर आना है। अलग क्वेश्चन आ सकता है, आने के चांसेस कम है, बट आ सकता है क्वेश्चन ये वाला रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो पक्का। चलिए, एनालाइज एंड इंटर, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की जरूरत है डू गुड ग्रुप को, वो क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्या चीजों को कवर करेगा। पहला, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। विजन मिशन अभी तक आपको नहीं पता है तो एक शॉर्ट ग्लिम्स देता हूं मैं इसका। विजन मतलब आप क्या बनना चाहते हो, आपको फ्यूचर में क्या बनना है, आप फाइनली कहां तक पहुंचना चाहते हो, दैट इज योर विजन। मिशन, उसको अचीव करने के लिए आज के डेट में आप क्या कर रहे हो, आप कौन से मिशन पे हो जिसकी वजह से आपका विजन अचीव हो जाएगा। विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये सब आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हो, बट अभी जस्ट एक बार ये देख लो, जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे ऑटोमेटिकली ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला क्या है कि उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डू गुड ग्रुप को यूज करना है, और सबसे पहले उसको अपना विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव तैयार करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे क्या होगा, उसके बेसिस पे उसको पता पड़ेगा कि उसको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज क्या क्या लेकर आने हैं, मतलब फाइनेंस और मैन पावर की, कितने फाइनेंस की जरूरत है और कितने मैन पावर की जरूरत है, उस हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, अपना स्वॉट एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय स्वॉट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ किस एरिया में वो अच्छा है, वीकनेस किस एरिया में वो अच्छा नहीं है, अपॉर्चुनिटी क्या वो अच्छा कर सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है जो उसके लिए क्या है, फेवरेबल है, एंड थ्रेट जो उसके लिए अनफेवरेबल है। इज इट क्लियर? उसको ये सारा एनालिसिस करने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो स्ट्रेटेजी बनाते वक्त ये सारी चीजें उसको करनी पड़ेगी। उसमें से थर्ड पॉइंट हो गया अपना स्वॉट एनालिसिस। फोर्थ, सेटिंग गोल्स इन द एरिया ऑफ चाइल्ड केयर, मतलब उनको कितना ज्योग्राफिकल एरिया कवर करना है और कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को उनको क्या करना है, कवर करना है, इसके लिए भी उनको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। लास्ट फिफ्थ, एनालाइजिंग द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, फ्यूचर में वो क्या बनना चाहते हैं या फ्यूचर पोजीशन कैसी होगी, डिपेंड्स ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब पीछे उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, एंड प्रेजेंट अभी वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, उसके बेसिस पे उनको अपनी फ्यूचर सिचुएशन के बारे में एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा, फ्यूचर सिचुएशन को एस्टिमेट करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आई होप आई एम क्लियर, पक्का। फटाफट एक बार ये पांचों पॉइंट्स वापस से देख लेते हैं अपन। सबसे पहले विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। सेकंड, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे रिगार्डिंग फाइनेंस एंड मैन पावर। फोर्थ, स्वॉट एनालिसिस उनको करना पड़ेगा। फिफ्थ, कितनी ज्योग्राफिकल कवरेज और कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को उनको कैटर करना है ये उनको सोचना पड़ेगा। एंड लास्ट, उनकी फ्यूचर पोजीशन, मतलब वो फ्यूचर में किस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, उसका एनालिसिस इनको करना पड़ेगा, पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करके, क्वेश्चन नंबर 3, Yummy foods and tasty foods are successfully competing in the business of ready-to-eat snacks in Patna. Yummy has been pioneer in introducing, pioneer मतलब होता है first one, in introducing innovative products, मतलब Yummy क्या करता है, हमेशा innovative product खुद लेकर आता है। These products will give them good sale, मतलब इस प्रोडक्ट्स की वजह से यमी वाले की सेल्स अच्छी होती है। However, tasty foods will introduce similar products in reaction to the product introduced by the yummy foods, मतलब टेस्टी फूड्स वाला क्या करता है, यमी फूड्स ने जो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, अगर वो प्रोडक्ट चलने लगेगा तो टेस्टी फूड्स वाला क्या करता है, उसका कॉपी बना के, मतलब सेम टू सेम प्रोडक्ट अपने नाम से लॉन्च कर देता है मार्केट के अंदर। इज इट क्लियर? टेकिंग अवे द एडवांटेज गेन बाय द फॉर्मर, जो एडवांटेज यमी वाले को मिला था अब वो वही सेम प्रोडक्ट यमी और टेस्टी दोनों के पास है, तो क्या होगा, सारे ये दोनों आपस में लड़ सकेंगे और सारे जो कस्टमर्स है वो इन दोनों के पास जाएंगे रेदर देन ओनली गोइंग टू यमी। इज इट क्लियर? 100%। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ द टू कंपनीज, इन दो कंपनियों की स्ट्रेटेजिक अप्रोच आपको देखनी पड़ेगी कि कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लग रहा है।
दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। यमी वाला जो है, यमी फूड्स वाला है, ये क्या कर रहा है, ये इनोवेटिव प्रोडक्ट खुद लॉन्च कर रहा है। क्या ये किसी और के मार्केट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से खुद लॉन्च कर रहा है, या खुद स्टार्टिंग से इसकी स्ट्रेटेजी ही यही है कि मैं नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगा, इसकी स्ट्रेटेजी ही यही है। सो दिस इज योर प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी, दिस इज योर प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज टेस्टी फूड्स इज डूइंग? टेस्टी फूड्स क्या कर रहा है, मार्केट में अगर यमी फूड्स वाले का कोई प्रोडक्ट अच्छा चलने लगेगा तो टेस्टी फूड्स वाला क्या करेगा, उसको कॉपी कर लेगा, उसको क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। 100% क्लियर? सो ये यूज कर रहा है रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, ये यूज कर रहा है कौन सी स्ट्रेटेजी बच्चा, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। 100% क्लियर? चलो देख लेते हैं। यमी फूड्स इज प्रोएक्टिव इन इट्स अप्रोच, ऑन द अदर हैंड टेस्टी फूड्स इज रिएक्टिव इन अप्रोच। समझ में आया कैसे? प्रोएक्टिव इज अ प्लान्ड स्ट्रेटेजी, यमी वाला प्लान्ड तरीके से इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, वेयर एज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज अडैप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। मार्केट में यमी वाले मतलब मेरे कॉम्पिटिटर, आई एम टेस्टी फूड्स, मेरे कॉम्पिटिटर ने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसकी वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब कस्टमर मेरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे शिफ्ट होने लग गए हैं, या उनको उनका वो नया प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आया, उसकी वजह से मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लूंगा और मैं भी वही प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा मार्केट के अंदर। दिस इज माय रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, दिस इज माय अडैप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। अडैप्टिव मतलब ऐसी चीजों को मैंने अडैप्ट कर लिया, अपने अंदर भी लेकर आ गया। अडैप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। Is it clear? 100%. A company strategy is typically a blend of proactive action on the part of managers to improve the company's market position and financial performance. मतलब प्रोएक्टिव वाले लोग क्या करते हैं, प्रोएक्टिव वाले अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाते हैं ताकि उन लोगों को क्या मिल सके, मार्केट पोजीशन का एडवांटेज मिल सके और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। आप जो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसके आपको दो चीजें का एडवांटेज मिलता है, मार्केट पोजीशन आपकी अच्छी हो जाती है और प्लस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है। इज इट क्लियर? अब रिएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होती है? रिएक्टिव स्ट्रेटेजी आर द रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन। मतलब पहले जब हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी तब ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, बट हमको नहीं पता था, मैं टेस्टी फूड्स वाला, मेरे को नहीं पता था कि मेरा कॉम्पिटिटर यमी फूड्स ये वाला प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देगा, और अगर जब उसने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तब मेरे को भी वो प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ा। दिस इज माय अडैप्टिव रिएक्शन, दिस इज माय रिएक्शन टू द सिचुएशन। आई होप आई एम क्लियर? पक्का? इफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज परमिट इट इज बेटर टू बी प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है तो प्रोएक्टिव होना ज्यादा अच्छा है रेदर देन रिएक्टिव। बिकॉज सोच के बताओ ऐसा क्यों? प्रोएक्टिव, मैंने कोई प्रोडक्ट मैं टेस्टी फूड्स, यमी फूड्स वालों ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, धीरे धीरे मेरे को उस प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, फिर मुझे उसका कोई ना कोई वेरिएंट या फिर उसी तरीके से कुछ पैकिंग वगैरह चेंज करके मेरे को उसका पैकेजिंग वगैरह चेंज करके उसको वापस मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा। टेस्टी फूड वाले को टाइम कम लगेगा या ज्यादा? सोच के देखो, जनरली अगर किसी भी प्रोडक्ट की अपन बात करें तो जनरली उसको आप मानो 6 मंथ्स टू 1 ईयर लग जाता है कोई ना कोई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तो 1 साल तक यमी फूड्स वाला मेरे से आगे निकल के रहेगा। इज इट क्लियर? Being proactive in aspects such as introducing new products will give you advantage in the mind of customer. प्लस एक कस्टमर के माइंड में आपकी फर्स्ट इमेज बन जाती है, मतलब कि ये वाली कंपनी ने ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च किया था, बाकी लोगों ने इसको कॉपी किया है, तो लोगों के माइंड में उस कंपनी की एक इमेज अच्छी बन जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, एट द सेम टाइम क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी। क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी का मतलब होता है स्ट्रेटेजी बनाना, इन्वॉल्व्स स्टिचिंग टुगेदर अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। मतलब स्टिचिंग मतलब लगातार उन दोनों को लगाना, एक साथ लगाना, प्रोएक्टिव and some pieces of reactive। कहां गया? This is company situation change और better option emerge as a reactive या adaptive strategy। मतलब एक कंपनी की स्ट्रेटेजी जो बनती है वो दो चीजों को जोड़ के बनती है, stitching together two things, one proactive, second is reactive। This aspect can be accomplished by yummy foods। Is it clear? 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हेल्प बडी is a not-for-profit organization providing medical facilities to poor and needy at highly affordable cost. The organization is dependent on government grants and donation to manage its affairs. Mayank, who is running the organization, believes in taking things as they come। मतलब जैसे जैसे चीजें होती जाएगी वैसे वैसे वो करता जाएगा, मतलब उसकी कोई प्री प्लानिंग नहीं है। And will change the level of activities based on the funds available। मतलब इस मान लो इस मंथ में मेरे पास बहुत अच्छा डोनेशन आ गया तो इस मंथ में मैं बहुत ज्यादा डोनेशन मतलब बहुत ज्यादा चैरिटी एक्टिविटीज करूंगा, बट अगले मंथ में मान लो किसी कारण से मेरे पास डोनेशन कम आया तो मैं मेरी एक्टिविटीज को रिड्यूस कर दूंगा। आप सोच के बताओ ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन को हर टाइम पे कांस्टेंट सर्विसेज मेंटेन करनी चाहिए। डू यू थिंक मयंक इज राइट इन टेकिंग थिंग्स एज दे कम? मतलब जैसे जैसे चीजें होती जाएगी या आती जाएगी वैसे वैसे वो काम करता जाएगा। क्या इस अप्रोच में मयंक सही है या गलत है? डेफिनेटली मयंक यहाँ गलत है। चलिए पढ़ते हैं। इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू टेक थिंग्स एज दे कम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग हो। Organization whether commercial or non-commercial need proper planning। Proper planning होना जरूरी है। In fact, the strategic management process is used effectively by countless not-profit and government organizations। Many not-profit या government organization outperform private firms and corporation in terms of अभी अपन पढ़ कर आए innovation, motivation, productivity and human relation। Is it clear? पक्का? Next para, compare to
फॉर प्रॉफिट फर्म्स, मतलब प्रॉफिट फर्म्स के कंपेयर में नॉट प्रॉफिट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनकी लिटिल या नो मेजरेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होती है, मतलब उनको आप ज्यादा अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, अरे वो प्रॉफिट मेकिंग है ही नहीं, तो आप उनको प्रॉफिट के बेसिस पे कैसे इवेल्युएट कर रहे हो? इज इट क्लियर? दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड फाइनेंसिंग, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड फाइनेंसिंग। स्पेशली फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट व्हीकल फॉर डेवलपिंग एंड जस्टिफाइंग रिक्वेस्ट फॉर नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट। मतलब कभी किसी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आपको जज करना है, इवेल्युएट करना है, तो यू शुड जज देम इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज किया है, उसके बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होना चाहिए। प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ही है प्रॉफिट नहीं कमाना, लोगों को चैरिटी करना, तो उनको आप प्रॉफिट के बेसिस पे कैसे इवैल्यूएट जज कर सकते हो? कंप्लीट। मयंक नीड्स टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। उसके ऑर्गेनाइजेशन में उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। हिज ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड डोनेशन। On one side he needs to maintain steady inflow of funds, उसको ट्राई करना चाहिए कि हर बार उसको एक लिमिटेड अमाउंट का फंड तो एटलीस्ट मिले ही मिले। एंड ऑन द अदर साइड he needs to ensure proper utilization of funds, और जितना फंड आ रहा है उसको अच्छी तरीके से यूज करना है, उसको इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। मतलब मयंक को दो चीजें करनी चाहिए यहाँ पे, जब जो होगा वैसा जो होगा, जब देखा जाएगा वैसा नहीं, उसको लगातार इनफ्लो ऑफ फंड्स को स्टडी मतलब एक लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। सेकंड, नीड्स टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, और जितना फंड आया है उसको वो अच्छी से अच्छी तरीके से यूज करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैरिटी पहुंच पाए। इज इट क्लियर? He can plan to use funds in a manner to maintain similar level of continuous services। मैंने बोला था कि उसको इस तरीके से फंड्स को यूज करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ऑल अराउंड द ईयर, मतलब जितना भी उसका टेन्योर है उसमें वो लगातार एक जैसी सर्विसेज, एक जैसी चैरिटी लोगों को कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए इस मंथ में ज्यादा डोनेशन आ गया तो चैरिटी का एक्टिविटी का लेवल बढ़ा दिया, अगले मंथ चैरिटी कम हुई मतलब डोनेशन कम आया तो चैरिटी का लेवल डाउन कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? 100%। With proper planning, resources can be better utilized, more funds can be generated and quality of services maintained। उसको ये सारी चीजों के बेसिस पे ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजों को उसको ध्यान में रखना चाहिए। Is it clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रमेश शर्मा has 15 stores selling consumer durables in Delhi region. 4 of these stores were opened in the last 3 years. He believes in managing strategically and enjoyed significant sales of refrigerator, television, washing machine, air conditioner and like till 4 years back. With shift to the purchases to online stores, लोगों का ऑनलाइन स्टोर्स पे शिफ्ट होना, the sales of his stores came down to about 70% in the last 4 years। उसकी सेल 70% से गिर गई है in last 4 years। Analyze the position of Ramesh Sharma in light of limitations of strategic management। मतलब क्लियर कट इसमें पूछा है, डायरेक्टली क्या पूछा है? limitations of strategic management। इस केस की हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला highly complex, मतलब strategic management is highly complex। Second, strategic management is difficult to predict how things will shape in the future। मतलब strategic management से आप future को estimate कर सकते हो बट pin point की तरह predict नहीं कर सकते कि exactly future किस तरीके से shape लेने वाला है। Although strategic management is time consuming process, बहुत ही ज्यादा time consuming process है, प्लस जहाँ टाइम आएगा वहाँ पे क्या आएगा? कॉस्टली भी आएगा। So strategic management is costly। लास्ट क्या है? अब एक पॉइंट था एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर्स, तो यहाँ पे रमेश शर्मा को ऑनलाइन स्टोर्स वालों को एस्टिमेट करना पड़ेगा, मतलब उनकी स्ट्रेटेजिक उनकी मूव्स को रमेश को क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट करना पड़ेगा। बट ऑनलाइन स्टोर्स को एस्टिमेट करना इतना इजी नहीं है। तो द स्टोर्स ओन्ड बाय रमेश शर्मा आर मच स्मॉलर देन ऑनलाइन स्टोर्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू विजुअलाइज हाउ ऑनलाइन स्टोर्स विल बी मूविंग स्ट्रेटेजिकली। मतलब उनकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम कर रही है रमेश शर्मा को ये पता लगाना पड़ेगा, बट ये पता लगाना अपने आप में क्या है? डिफिकल्ट है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कमल स्वीट्स कॉर्नर, अ वेरी पॉपुलर स्टोर इन रांची, was facing tough competition from branded stores of packaged sweets and imported goods. The owners realized that their business reduced by 50% in the last 6 months। मतलब उनकी सेल्स 50% से डिक्लाइन हो गई है in last 6 months and this created a stressful business environment। और इसकी वजह से उनको बहुत स्ट्रेस आ गया है। To find a solution, they consulted a business consultant in practice to help them develop a strategy to fight competition and sustain their century-old family business। मतलब competition से लड़ने के लिए और अपनी गई हुई सेल्स 50% सेल्स को लूज करने के बाद उनको ये याद आया कि अब हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। The business consultant advised them to innovate a new snack for the public and market it as a new traditional snack of the region। उस बिजनेस कंसल्टेंट ने बताया आप एक नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करो और लोगों को इस तरीके से बताओ कि ये यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, ट्रेडिशनल स्नैक्स है। The owners liked the idea and developed a new snack called दही समोसा। हम लोगों ने दही समोसा लॉन्च किया and this very quickly became popular amongst the public and it helped regain the lost business of Kamal Sweets Corner। इसकी वजह से जो उनका बिजनेस कम हुआ था वो वापस से क्या हो गया? कवर अप हो गया। One of the crucial importance of strategic management was used by the business consultant to help the owners of Kamal Sweets Corner। Which one could it be? Also, was this strategy reactive or proactive? According to which is more beneficial in general parlance? ध्यान से सोच के बताना, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये वाली स्ट्रेटेजी जो बिजनेस कंसल्टेंट ने बताई है वो प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है? प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है? आपको ये इनोवेटिव प्रोडक्ट सुन के याद आ रहा होगा कि ये क्या होनी चाहिए? प्रोएक्टिव। बट ये इन्होंने इनोवेटिव प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किया? बिकॉज इनका मार्केट के अंदर 50% से ज्यादा बिजनेस लॉस्ट हो चुका था।
मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑनलाइन स्टोर्स की आने की वजह से, पैक्ड प्रोडक्ट्स के आने की वजह से ये लोग अपना ऑलरेडी मार्केट में अपनी सेल्स लॉस्ट कर चुके थे। उसके बाद इन लोगों ने इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब बताओ ये कौन सी स्ट्रेटजी है? आंसर इज करेक्ट, दिस इज अ रिएक्टिव स्ट्रेटजी। दिस स्ट्रेटजी वाज रिएक्टिव स्ट्रेटजी wherein the owner saw the business fall to 50% of the revenue and then seeking a strategic advisory। मतलब पहले उन्होंने देखा 50% से उनकी सेल गिर गई, उसके बाद उन्होंने कुछ करने का सोचा, मतलब adaptive reaction to the changing circumstances in the external environment। Perfect। They did not plan proactively, they reacted only when the business started to lose up। उनके business जब lose करने लग गया उसके बाद उन्होंने कुछ step लिया to cover up the business। This is a reactive strategy। proactive strategy का मतलब होता है आप अपने आप से कुछ कर रहे हो। reactive मतलब external environment में या कुछ कोई ना कोई changing circumstances हो गए आपके environment में, उसके बाद आपने कुछ change किया, that is your reactive strategy। This is your adaptive reaction to changing circumstances। पक्का 100%। Generally it is always beneficial to develop strategies proactively। proactive बनाना हमेशा beneficial रहता है because अपने ऊपर पढ़ा था, इससे आपको first mover advantage मिलता है। कस्टमर के माइंड में आपके कंपनी के, आपके प्रोडक्ट की इमेज बिल्ड होती है। so that the dip in the business is small and manageable and even if they are huge the management has to ample time to fix it। मतलब प्रोएक्टिव आप कुछ स्टार्टिंग से करोगे तब आपको कुछ बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है कुछ ना कुछ नया करने का। बट रिएक्टिव में क्या होता है, कॉम्पिटिटर ऑलरेडी ये कर चुका है, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ चुका है, उसके बाद आपको एक्शन लेना है। तो एक बात बताओ, एक्शन बहुत देर से लोगे तो चलेगा या एक्शन तुरंत लेना पड़ेगा? एक्शन अपन को तुरंत लेना पड़ेगा। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। धर्म सिंह द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड ऑफ साइक्लिक्स। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट मतलब परचेज डिपार्टमेंट का हेड। अ माउंटेन बाइकिंग इक्विपमेंट कंपनी वाज रिसेंटली प्रमोटेड टू लुक आफ्टर द सेल्स डिपार्टमेंट। मतलब इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे होंगे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नीचे होंगे इनके बिजनेस एंड बिजनेस, और इसके नीचे इनका हुआ होगा यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट। ठीक है ना, जो भी हुआ होगा अपन को यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। मतलब अभी क्या हुआ है, धर्म सिंह द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड, वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का हेड था। द माउंटेन हैज रिसेंटली प्रमोटेड टू लुक आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट अलोंग विद, मतलब अब उसको एक की जगह दोनों का काम, मतलब उसका प्रमोशन हो गया। ठीक है। हिज सीनियर्स एट द कॉर्पोरेट लेवल always liked his way of leadership and are assured that he would ensure the implementation of policies and strategies to the best of his capacity but never involved him in the decision making of the company। ध्यान से देख के बताना, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको तीनों मैनेजर्स के नाम बताने हैं। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, सेकंड इज बिजनेस लेवल मैनेजर, थर्ड इज फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स कभी भी फंक्शनल लेवल मैनेजर्स के धर्म सिंह को कभी भी डिसीजन मेकिंग करते वक्त अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करते थे। क्वेश्चन इज दिस, डू यू थिंक दैट दिस इज द राइट अप्रोच? क्या ये अप्रोच राइट है? वैलिडेट योर आंसर विद लॉजिकल एंड रीजनिंग अराउंड द मैनेजमेंट लेवल्स एंड डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन पढ़ने में टफ है, आंसर करने में नहीं। आपको क्या बताना है? आपको बताना है फंक्शनल लेवल मैनेजर है। फंक्शनल लेवल मैनेजर की इंपॉर्टेंस क्या होती है? वो कस्टमर के और ग्राउंड रियलिटी से सबसे ज्यादा क्लोज होता है, तो उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल मैनेजर्स को स्ट्रेटेजी बनाने के लिए काम आ सकती है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को भी स्ट्रेटेजी बनाते टाइम अपने साथ बिठाना चाहिए, बिकॉज वो कुछ आइडिया ऐसे दे सकते हैं जिनकी वजह से आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी बन सकती है। चलिए पढ़ते हैं। Functional managers provide most of the information that makes it possible for business and corporate level managers to formulate realistic and attainable strategies. This is so because functional managers like Dharam Singh are closer to the customers than the typical general manager। यहाँ बात हो रही है जनरल मैनेजर मतलब बिजनेस लेवल मैनेजर्स या कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर से ज्यादा फंक्शनल लेवल मैनेजर्स कस्टमर्स के ज्यादा क्लोज होते हैं। क्लोज मतलब उनसे ज्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो उनको रियल लाइफ ग्राउंड रियलिटी की सिचुएशंस उनको पता होती है। अब फंक्शनल मैनेजर में जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज that subsequently may become major strategies for the company. This is important for general managers to listen closely to the ideas of their functional managers and invoice them in decision making। मतलब उन लोगों की बात को सुने और उनकी बात को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई डिसीजन बनाए या कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाए। किसकी जिम्मेदारी? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स और बिजनेस लेवल मैनेजर्स की। इज इट क्लियर? This is an equally great responsibility for managers at the operational level is strategy implementation। मतलब ऑपरेशनल लेवल वाले बंदा मतलब फंक्शनल लेवल वाले बंदे का मेन काम क्या होता है? जो भी स्ट्रेटेजी ऊपर से आई है बन के उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना। अगर आपने फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को आपने क्या किया, फंक्शनल लेवल के मैनेजर को कॉर्पोरेट के लेवल मैनेजर्स के साथ बिठा के कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बने, तो इन लोगों को पता होगा कि ये स्ट्रेटेजी के पीछे रैशनल क्या है, मतलब इस स्ट्रेटेजी का इंटेंशन क्या है, ये स्ट्रेटेजी क्यों बनाई हुई है। अगर उनको ये चीज पता होगी तो वो इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पे ऑपरेशनल लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं। The execution of corporate and business level plans and if they are involved in the formulation
They मतलब functional level managers are involved in the formulation, the clarity of thoughts while implementing can benefit too. मतलब उनको पता होगा, उनको क्लैरिटी होगी कि ये स्ट्रेटेजी से कंपनी को क्या बेनिफिट होने वाला है, तो उनको इंप्लीमेंटेशन करने में थोड़ी सी आसानी मिलेगी, थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। परफेक्ट है, क्लियर है। दस अप्रोच ऑफ साइक्लिस्ट कॉर्पोरेट मैनेजर इज नॉट राइट। उसको फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को, धर्म सिंह को इन्वॉल्व करना स्ट्रेटेजी बनाते टाइम, ये अप्रोच गलत है, गलत है, गलत है। दे शुड इन्वॉल्व धर्म सिंह एज वेल एज अदर फंक्शनल मैनेजर्स टू इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजन लेते वक्त उनको सारे फंक्शनल मैनेजर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। इज इट क्लियर? 100%? बोलो बोलो बोलो, पक्का? चलो अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। जा रहे सारे टेक्निकल छोटे छोटे क्वेश्चन हुए यहाँ पे समाप्त। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब विजन बनाना, ऑब्जेक्टिव बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, इंप्लीमेंट करना, इवेल्युएट करना एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ये सारी की सारी चीजें साइक्लिक मैनर में होती जानी चाहिए। It is a managerial process, पहला पॉइंट। सेकंड, विजन, ऑब्जेक्टिव, क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटजी, इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटजी, करेक्टिव एक्शन वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। मतलब जहां जहां जरूरत है। ये आपकी हो गई 6 पॉइंट्स की डेफिनेशन। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 2 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सेकंड, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। to create competitive advantage and to guide the company successfully through all changes in the environment। सब अपने नोट्स में या ICI के मॉड्यूल में मिलेगा आप लोगों को। What are the benefits? अब बेनिफिट्स क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है, चलिए फटाफट इसको मैं मार्क करवा देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव होने में इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, ताकि वो अपना फ्यूचर अच्छी तरीके से बना सके। सेकंड, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस। सॉरी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको एक फ्रेमवर्क देता है जिसके बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिसीजंस बना सकते हो। मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स यू अ फ्रेमवर्क जिसके फ्रेम के अंदर रह के आपको काम करना है। इज इट क्लियर? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इंश्योरिंग गुड फ्यूचर फॉर द फर्म। मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से आप फर्म के फ्यूचर को अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर्व एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। मतलब और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को आप यूज करोगे तो आप लगातार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे नजर रखे होगे, और अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे नजर रखे होगे तो आपको पता पड़ेगा कि कब आपको आपकी स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाने हैं, ताकि आप किसी भी मिस्टेक से या पिटफॉल से क्या हो सको, बच सको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर एनी लिमिटेशन अटैच्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशन बतानी है। एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, time consuming process, costly and estimate competitors. All organizations are trying to move strategically. It is difficult to clearly estimate the competitive response to a firm's strategies। मतलब हमारी स्ट्रेटेजी के बदले में कॉम्पिटिटर क्या करेगा, हम उसको एस्टिमेट बहुत मुश्किल से कर सकते हैं। मतलब हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि कॉम्पिटिटर किस वे में रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट, explain the difference between 3 levels of strategic formulation, corporate level, business level and functional level। इन तीनों के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। वेरी इजी। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। मैं ये बोलूंगा कि इसका ये जो है अपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। जस्ट वंस रीड इट आउट, सब कुछ अपन ने पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में रीड करा देता हूँ। Strategy is partly proactive and partly reactive. In proactive strategy, organization analyze all possible environmental scenarios। मतलब सब environment को स्कैन करने के बाद एक proactive strategy बनाती है। फिर उन सारे environment पे constant नजर रखे होती है कि अगर किसी environment में चेंज आया तो हमको हमारी proactive बनाई हुई strategy में कुछ changes लाना पड़ेगा। जैसे वो changes लाएंगे, वो जो change लाया वो part क्या कहलाएगा, reactive strategy। तो एक टाइम पे organization की strategy 2 चीजों से मिलकर बनती है, proactive and reactive। Analyze possible environmental scenarios and create strategic framework after proper planning। ये बात हो रही है प्रोएक्टिव की। सेकंड, एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान्ड इन एडवांस। सब कुछ एडवांस में प्लान नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू एंटिसिपेट मूव्स ऑफ राइवल फर्म्स, कस्टमर बिहेवियर, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज एंड सो ऑन। इतनी सारी चीजों का एग्जैक्टली प्लान नहीं कर सकते, या एग्जैक्टली जैसा आपने सोचा वैसा ही नहीं होगा। अगर आपके सोचने से कुछ भी अलग होता है तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ेगा, और जो पार्ट को आप चेंज करोगे दैट विल बी नोन एज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। दैट विल बी नोन एज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। बस यही था। There can be significant or major strategic changes when environment demands. Reactive strategy is triggered by the changes in the environment and provides ways and means to cope up with the negative factors or take advantage of emerging opportunity। ध्यान से सुनना, एनवायरमेंट में कुछ चेंज आया, या तो वो आपके लिए नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। नेगेटिव मतलब अगर आपने चेंज नहीं किया तो आप खत्म, या फिर अगर आपने चेंज कर लिया तो आप लोगों से आगे निकल जाओगे। मतलब एक चीज में आप बचने का ढूंढ रहे हो, एक चीज में आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ढूंढ रहे हो। दोनों ही चीजें तब पॉसिबल है जब आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी, रिजिड नहीं होगी। उसमें रिएक्टिव स्ट्रेटेजी का थोड़ा सा स्कोप होगा। मतलब एक बार स्ट्रेटेजी बन गई, अब उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब मान लो एनवायरमेंट में कुछ चेंज आ गया, उसके हिसाब से अगर आप आपकी स्ट्रेटेजी में चेंज करते हैं तो आपको बाकी लोगों से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। इज इट क्लियर? बट आपकी तो स्ट्रेटेजी रिजिड है, फ्लेक्सिबल है ही नहीं, तो आप क्या करोगे,
ऐसी स्ट्रेटेजी से आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला है स्ट्रेटेजी शुड ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, और जो पार्ट को आप चेंज कर सकते हो वो जो चेंज पार्ट है वो क्या कहलाएगा? रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी दो पार्ट में होती है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। परफेक्ट। Next, the concept of strategic management is useful for government and strategic management is useful in government and medical organizations। इसके अंदर जरूरी है या नहीं है? सेम अपने सारे बहुत इजी वाले पहला पैराग्राफ। ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दो सकती है। कमर्शियल का मोटिव होगा प्रॉफिट मोटिव, नॉन कमर्शियल का मोटिव होगा चैरिटी, एजुकेशनल, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। इज इट क्लियर? सेकंड, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत सारी काउंटलेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है ताकि वो प्राइवेट फर्म्स को क्या कर सके? आउट परफॉर्म कर सके। चार चीजों में, किसमें? मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स एंड इनोवेटिवनेस। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप किसी भी बेसिस पे इवेल्युएट नहीं कर सकते बिकॉज उनका प्रॉफिट ही मोटिव नहीं है। तो आप उनको किस बेसिस पे इवेल्युएट करोगे? आप उनको इवेल्युएट करोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेसिस पे कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अच्छी तरीके से लगाया है। इज इट क्लियर? 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेस। मतलब सारी चीजों का समाधान स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं है। व्हाट आर द लिमिटेशन अटैच्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? सिंपल सा बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन है। हाईली कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट एनवायरनमेंट होता है। सेकंड, टाइम कंज्यूमिंग। थर्ड, कॉस्टली। एंड फोर्थ, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स। इज इट क्लियर? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड नाउ ऑल द 13 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड।